बच्चों, आज हम हमारी पुस्तक भारत का संविधान सिद्धांत और व्यवहार का अध्याय संख्या 7 संघवाद का अध्ययन प्रारंभ करने जा रहे हैं। संघवाद क्या होता है, किससे संबंधित ये धारणा है, इस बात के बारे में हम इस वीडियो में आज जानेंगे। आप सभी जानते ही हैं कि भारत में संघात्मक शासन प्रणाली को अपनाया गया है। हमने दो शासन प्रणालियों के बारे में चर्चा की थी, संघात्मक शासन प्रणाली और एकात्मक शासन प्रणाली। संघात्मक शासन प्रणाली में हमारी केंद्र सरकार और प्रांत हैं, जो राज्य हैं, उनकी राज्यों की सरकारें होती हैं। तो इस तरह से दोहरी सरकारें संघात्मक शासन प्रणाली में होती हैं। दोहरी सरकारों की स्थापना संघात्मक शासन प्रणाली में पाई जाती है। हमारे संविधान द्वारा ही शक्तियों का विभाजन करके इस तरह की संघात्मक व्यवस्था को हमारे भारत में लागू किया गया। तो इसी का आज हम अध्ययन करेंगे और जानेंगे भारत में संघवाद की इस प्रवृत्ति को, कि ये हमारी संघात्मक शासन प्रणाली जो कि हमारे संविधान निर्माताओं ने हमारे संविधान के द्वारा शुरू की थी हमारे देश में, वो कितनी सफल हुई है, क्या उसकी सफलता के कारण हैं और क्या क्या हमारे संघवाद में, हमारी संघात्मक शासन प्रणाली में हमारे केंद्र और हमारी राज्य सरकारों के मध्य क्या बाधाएं आ रही हैं, क्या समस्याएं आ रही हैं और क्या उनके उपाय हो सकते हैं। तो चलिए चलते हैं आज संघवाद को जानने की ओर। हम संघवाद के बारे में जाने तो इससे पहले ये जान लेते हैं कि इस अध्याय के अध्ययन में हम क्या क्या अध्ययन करेंगे, क्या क्या बातें इस अध्याय को पढ़ने के बाद हम जान पाएंगे और समझ पाएंगे। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले हम ये जानेंगे कि संघवाद है क्या, क्या होता है संघवाद। फिर हम जानेंगे भारतीय संविधान के संघीय व्यवस्था संबंधी प्रावधान क्या क्या हैं, कि भारतीय संविधान ने संघात्मक व्यवस्था के लिए क्या क्या प्रावधान हमारे संविधान में किए हैं। केंद्र और राज्यों के संबंध से जुड़े हुए मुद्दे क्या क्या हैं और विशेष किस्म की बनावट और ऐतिहासिक विशेषता वाले कुछ राज्यों के लिए किए गए विशेष प्रावधानों को हम जान पाएंगे इस चैप्टर को पढ़ने के बाद। तो चलिए जानते हैं संघवाद की कहानी, जो कि हमें दिखाई देगी इन दो मानचित्रों में जो हैं भारत के, लेकिन फिर भी भिन्न भिन्न हैं, अलग अलग हैं। क्यों हैं अलग अलग? क्योंकि ये दोनों मानचित्र अलग अलग समय के हैं। ये वाला मानचित्र 1947 का है और ये वाला मानचित्र आज का है, वर्तमान का है। तो देखिए क्या अंतर इन दोनों मानचित्रों के अंतर्गत आप निकाल पाते हैं। ये जो मानचित्र का यहाँ से यहाँ तक का जो परिवर्तन है, वही हमारे भारतीय संघवाद की कहानी है। 1947 के मानचित्र में आप देख पा रहे हैं कि यहाँ थोड़े बहुत प्रांत थे और 500 से ज़्यादा रियासतें थी। अंग्रेजों ने अपनी प्रशासनिक सुविधा के लिए भारत को कुछ प्रांतों में बांट रखा था। इसके अलावा हमारा भारत था वो बहुत सारी रियासतों में बटा हुआ था। देख पा रहे हैं उस वक्त जो आज का पाकिस्तान था वो भी हमारे भारतीय संघ का हिस्सा था। और तब से लेकर आज तक, आज़ादी के बाद से लेकर आज तक नवीन राज्यों का गठन हुआ, नए नए राज्य बने, राज्यों की सीमाओं में परिवर्तन हुए, राज्य के नामों में परिवर्तन हुए और आज हम देख पा रहे हैं ये हमारा आज का भारत है, जो कि अनेक राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में बटा हुआ है। तो ये देखिए, ये है हमारे भारत में संघवाद की कहानी, की किस तरह से हमारे भारत के मानचित्र में एक नया परिवर्तन, एक नया रूप भारत के मानचित्र ने लिया और ये है संघवाद। जानते हैं संघवाद है क्या। सबसे पहले अपन कुछ उदाहरण लेते हैं। किस बात के उदाहरण? कि विश्व में बहुत सारे ऐसे राष्ट्र हैं जो कि संघ हैं। जैसे अमेरिका की बात करें, वो भी राज्यों का संघ है। तो बहुत सारे देशों में संघात्मक शासन प्रणाली है। कुछ उदाहरण अपन लेंगे कि कुछ ऐसे राष्ट्र थे, कुछ ऐसे संघ थे जो कि बाद में टूट गए, जो कि उनके जो राज्य थे, उनके संघ की जो इकाइयाँ थी वो अलग हो गई। देखते हैं 1989 के बाद एक बड़ी महाशक्ति सोवियत संघ अनेक स्वतंत्र देशों में बंट गया। सोवियत संघ के बारे में आप सभी ने सुना होगा, इतिहास में इसके बारे में आपने बहुत अच्छे से पढ़ा होगा कि एक बहुत कहीं कि विश्व की महाशक्ति थी सोवियत संघ अमेरिका के अलावा। तो ये जो महाशक्ति थी ये 1989 के बाद में अनेक छोटे छोटे टुकड़ों में टूट गई थी। क्या था इसके संघ के विघटन का कारण? जानते हैं। एक तो यहाँ पर अत्यधिक केंद्रीकरण की प्रवृत्ति थी।
केंद्रीकरण का तात्पर्य है शक्तियों का एक जगह इकट्ठा कर लेना। तो एक ही सरकार के पास सारी शक्तियों का केंद्रीकरण यहाँ पर हो गया था। तो केंद्रीकरण बहुत ज़्यादा था, इकाइयों को इतनी स्वतंत्रता नहीं दी गई थी, इकाइयों को इतनी छूट नहीं दी गई थी। चेकोस्लोवाकिया, युगोस्लाविया और पाकिस्तान का विभाजन भी हुआ, लेकिन इन सब के बीच में हम सुखद पहलू देखते हैं। बहुत सारे हम जानते हैं, हमारा जो पड़ोसी देश पाकिस्तान है वो भी 2 भागों में टूट गया, जो कि अब एक दूसरा भाग है उसका वो बांग्लादेश बन गया। तो ऐसे बहुत सारे राज्य हैं जिनका विखंडन हुआ, जिनकी जो इकाइयां थी वो उनसे अलग हो गई, उन्होंने अलग राष्ट्र का निर्माण कर लिया। लेकिन 1947 में हम आज़ाद हुए थे, तब से लेकर आज तक हमारे भारतीय संघ ने अपनी अखंडता को बरकरार रखा है, अपने अखंड स्वरूप को बरकरार रखा है। क्या हो सकते हैं इसके कारण? क्या हमारा संविधान इतना पावन है? क्या हमारे संविधान के अंदर ही ऐसे प्रावधान हैं कि हमारा भारत है वो आज तक अखंड भारत के रूप में, एकता के रूप में सजा हुआ है? तो इसी बात को हमें जानना है कि क्या प्रवृत्तियां हैं हमारे भारतीय संघवाद की, क्या प्रावधान है हमारे संविधान में संघवाद को लेकर कि आज भी 1947 से लेकर आज तक हम अखंड रूप में और एक कहें कि अखंड भारत के रूप में अपनी पहचान बनाए हुए हैं। जबकि इतनी विविधताएं हमारे यहाँ हैं, सांस्कृतिक विविधताएं हैं, भाषाई विविधताएं हैं, धार्मिक विविधताएं हैं, उसके बावजूद भी भारत ने अपनी अखंडता है उसको नहीं खोया है, अखंडता को खत्म नहीं होने दिया है। तो देखिए, जानते हैं संघवाद क्या है। संघवाद एक संस्थागत प्रणाली है। संघवाद है एक संस्थागत प्रणाली। संघवाद के अंतर्गत 2 प्रकार की राजनीतिक व्यवस्थाएं होती हैं, एक होती है केंद्रीय सरकार और एक होती है प्रांतीय सरकारें। जैसे कि हमने पहले भी बात की थी कि जहां संघात्मक शासन प्रणाली है, जहां संघवाद है, वहां पर 2 तरह की सरकारें होती हैं। जहां एकात्मक शासन प्रणाली है वहां केवल एक ही सरकार होती है, केंद्र सरकार, जबकि संघवाद में 2 सरकारें होती हैं, प्रांतों की सरकार और केंद्र की सरकार। जैसे हमारे यहाँ है हमारी केंद्र की सरकार जहाँ प्रधानमंत्री होते हैं, हमारी राज्य की सरकार जैसे हमारी राजस्थान सरकार, यहाँ हमारे मुख्यमंत्री होते हैं। तो ये दोहरी सरकार हुई। तो दोनों ही सरकारें ये अपने अपने क्षेत्र में स्वायत्त होती हैं, अर्थात संविधान के द्वारा इनको अपने अपने क्षेत्राधिकारों का विभाजन कर दिया जाता है, वितरण कर दिया जाता है, और फिर ये अपने विषयों में, अपने क्षेत्राधिकार में स्वायत्त रूप से, स्वतंत्र रूप से अपने नियमों कानूनों को बनाती हैं, अपनी प्रशासनिक व्यवस्था को संभालती हैं। संघवाद में एक और महत्वपूर्ण बात है, वो है दोहरी पहचान। हमारी दोहरी पहचान होती है, हम अपने राज्य के भी नागरिक होते हैं और हम हमारे राष्ट्र के भी नागरिक होते हैं। जैसे हम राजस्थानी भी हैं और हम भारतीय भी हैं। तो इस तरह से दोहरी पहचान और दोहरी निष्ठाएं संघवाद के अंतर्गत होती हैं। और बहुत सारी संघात्मक प्रणालियों में तो दोहरी नागरिकता भी होती है। एक नागरिकता उनकी राज्य की होती है, दूसरी नागरिकता उनकी राष्ट्र की या देश की होती है। लेकिन हमारे यहाँ इकहरी नागरिकता को ही अपनाया गया ताकि हम एकता के सूत्र में बंधे रहें, एकताबद्ध रहें। तो चलिए जानते हैं संघवाद के बारे में। संघवाद एक संस्थागत प्रणाली है जिसमें 2 प्रकार की राजनीतिक व्यवस्थाएं केंद्रीय स्तर पर और प्रांतीय स्तर पर होती हैं, और ये दोनों ही अपने स्तर पर स्वायत्त होती हैं। दोहरी पहचान होती है हमारी, एक होती है प्रांत की पहचान और एक होती है केंद्र की पहचान। इन दोनों के ही प्रति हमारे विश्वास और हमारी निष्ठा जुड़ी रहती है। और दोहरे शासक की ये जो रूपरेखा है, दोहरे शासक नहीं होगा, यहाँ शासन होगा। दोहरे शासन की ये जो रूपरेखा है वो हमारे संविधान द्वारा ही निर्धारित कर दी जाती है। अर्थात हमारा संविधान ही इस बात की व्यवस्था कर देता है कि कौन सी शक्तियां तो हमारे प्रांतीय सरकार के पास रहेंगी और कौन सी शक्तियां हमारी केंद्रीय सरकार के पास रहेंगी, किस तरह से इनके बीच शक्तियों का वितरण होगा, किस तरह से इनके बीच संसाधनों का वितरण होगा। इन सारी बातों का प्रावधान संविधान में ही कर दिया जाता है। संविधान में कर दिया प्रावधान। 2 तरह की सरकारें हैं, केंद्र सरकार है, प्रांतीय सरकार है। तो इस बात से नकारा नहीं जा सकता कि इनके बीच में कभी कोई विवाद नहीं होगा। अपनी शक्तियों को लेकर, अपने कार्यों को लेकर, या फिर अपने अपने क्षेत्राधिकार में अतिक्रमण के मामले को लेकर बहुत सारे ऐसे मुद्दे हो सकते हैं कि जिनको लेकर इन सरकारों के बीच में आपस में वाद विवाद हो, आपस में कोई टकराव हो। तो इसका भी समाधान
प्रावधान निकाला जाता है संविधान में, और संविधान में ही व्यवस्था की जाती है स्वतंत्र न्यायपालिका की। जहाँ भी संघात्मक शासन प्रणाली है वहाँ एक स्वतंत्र न्यायपालिका होना बहुत आवश्यक होता है, क्योंकि ये स्वतंत्र न्यायपालिका संघ और राज्यों की और आपसी राज्यों के इन विवादों का, इनके शक्तियों, इनके कार्यों संबंधी जो भी मनमुटाव हैं, मतभेद हैं, विवाद हैं, संघर्ष हैं, उन सभी का समाधान न्यायपालिका करती है। तो स्वतंत्र न्यायपालिका होती है संघवाद में, ये केंद्र और राज्यों के टकराव को रोकने का काम करती है, केंद्र और राज्यों के टकराव को रोकती है। अब देखते हैं संघवाद, कि संघवाद कब असफल रहता है और कब सफल रहता है। बहुत सारे ऐसे राष्ट्र हैं जो कि बहुत पुराने समय से संघवाद को अपनाए हुए हैं, संघीय शासन व्यवस्था को अपनाए हुए हैं, लेकिन आज भी अखंड हैं, एकताबद्ध हैं, एक सूत्र में बंधे हैं। और बहुत सारे राज्यों का हमने उदाहरण देखा कि वो राज्य हैं वो आपस में टूट गए, विखंडन हो गया और अलग अलग राष्ट्र बन गए, छोटे छोटे राष्ट्रों में बंट गए। तो क्या कारण है इनके कि कहीं पर संघवाद सफल रहता है और कहीं पर संघवाद है वो असफल हो जाता है? तो इसका कारण ये है कि जो राज्यों की इकाइयां हैं और जो केंद्र सरकार है, इनके बीच में आपस में शक्ति संतुलन, आपस में सामंजस्य, आपस में सहयोग की भावना। जब इन शक्तियों का विभाजन आपसी सहयोग के आधार पर किया जाता है, आपसी सामंजस्य के आधार पर किया जाता है, तब संघवाद की सफलता की उम्मीद है वो बढ़ जाती है। ये उम्मीद की जाती है कि ये संघवाद आसानी से सफल हो जाएगा। और दूसरी बात, जब भी केंद्र सरकार अतिक्रमण करने का प्रयास करती है राज्यों के क्षेत्राधिकारों का, या फिर राज्य ऐसा कोई प्रयास करते हैं, तो न्यायपालिका स्वतंत्रता पूर्वक निर्णय देकर, निष्पक्षता पूर्वक निर्णय देकर उन्हें अपनी अपनी शक्तियों का भान करा देती है। तो ऐसी व्यवस्थाएं जिसे संघवाद में देखने को मिलती हैं, वो संघवाद अन्य संघवादों की तुलना में ज़्यादा सफल होता है। और जहाँ शक्तियों का केंद्रीकरण हो, जहाँ पर शक्ति विभाजन में पक्षपात हो, भेदभाव हो, जहाँ पर राज्यों को कहेंगी बहुत कम शक्तियाँ और संसाधन दी जाएं, तो यहाँ पर ऐसे मामलों में उस संघ के विघटन का खतरा बढ़ जाता है। चलिए देखते हैं, संघवाद के वास्तविक कामकाज का निर्धारण राजनीति, संस्कृति, विचार और इतिहास की वास्तविकताओं से होता है। कि संघवाद वास्तव में किस प्रकार से कार्य करेगा, इस बात का निर्धारण किया जाता है वहाँ की राजनीति, वहाँ की संस्कृति, वहाँ की विचारधाराएं और इतिहास से। राजनीतिक दलों के व्यवहार से भी ये तय होता है कि संविधान किस रास्ते चलेगा। ये भी एक बहुत महत्वपूर्ण बात है कि केवल इतिहास, केवल संस्कृति ही नहीं, जो राजनीतिक दल, जो शासनकारी सत्ता है, जैसे कि मान लीजिए कि हमारे संविधान ने तो प्रावधान कर दिए, लेकिन कोई ऐसा राजनीतिक दल सत्तासीन हो जाए कि उसका एकमात्र मकसद ही शक्तियों का केंद्रीकरण हो, तो फिर बाद में उसके सत्ता में आने के बाद में उसकी शक्तियाँ इतनी बढ़ जाती हैं कि वो संविधान को भी बदल सकता है, संविधान में भी परिवर्तन कर सकता है। तो राजनीतिक दल हैं, उनकी क्या सोच है, उनकी क्या विचारधारा है, किस तरह से वो शासन प्रणाली स्थापित करना चाहते हैं, इस बात पर भी संघवाद की सफलता और असफलता निर्भर करती है। यदि कोई एक इकाई, प्रांत, भाषाई समुदाय या विचारधारा पूरे संघ पर हावी हो जाए, तो दबदबा कायम करने वाली ताकत के साथ जो अन्य इकाइयां हैं उनमें विरोध पैदा होने लगता है। ये एक बड़ी महत्वपूर्ण बात है। इसीलिए हमारे संविधान में जो अल्पसंख्यक हैं उनके अधिकारों की रक्षा के लिए, उनकी संस्कृति की रक्षा के लिए विशेष प्रावधान किए गए हैं। क्योंकि यदि किसी भी संघ के अंदर कोई बहुसंख्यक कोई वर्ग है या फिर कोई प्रभावकारी वर्ग है, उसका दबदबा बढ़ने लग गया, तो उसके साथ जो अन्य इकाइयां रह रही हैं उनमें असंतोष फूटेगा, उनमें विरोध पैदा होगा, और ये विरोध, ये उग्रता, ये असंतोष एक दिन विघटन का कारण बनता है। अगला देखते हैं, ऐसी स्थिति में नाराज इकाइयां हैं वो संघ से अलग होने की मांग उठाने लगती हैं। तो इसलिए संघवाद की सफलता के लिए ये आवश्यक हो जाता है कि कोई भी एक वर्ग विशेष है, कोई भी एक सरकार विशेष है, वो अन्य वर्ग पर दबदबा ना बनाए, अपना अन्य वर्ग पर अनुचित अपना जो कहें कि अपनी मांगे हैं, अपनी विचारधारा है, उनको थोपे ना। चाहे अल्पसंख्यक वर्ग है वो कितना ही कम संख्या में क्यों ना हो, अगर एक व्यक्ति
व्यक्ति भी किसी विशेष वर्ग धर्म का है तो उसको भी अपनी संस्कृति की रक्षा का अधिकार होना चाहिए, उसको भी उसके अधिकार मिलने चाहिए। यदि अधिकार प्रत्येक इकाई को मिलेंगे, प्रत्येक वर्ग को मिलेंगे, प्रत्येक समूह को मिलेंगे, तो संघवाद के सफल होने की संभावनाएं काफ़ी बढ़ जाती हैं। तो जाना हमने संघवाद क्या होता है। चलिए लेते हैं क्वेश्चंस। पहला क्वेश्चन तो यही है कि संघवाद क्या है। संघवाद एक संस्थागत प्रणाली है जिसमें कि दो प्रकार की सरकारें होती हैं, एक केंद्र स्तर पर होती है और एक प्रांतीय स्तर पर होती है। दोहरी लोगों की निष्ठाएं, दोहरे विश्वास होते हैं, दोहरी पहचान होती है, स्वतंत्र न्यायपालिका होती है। तो ऐसी संस्थागत प्रणाली है वो संघवाद कहलाती है। संघीय व्यवस्था वाले राज्यों में नागरिकों की दोहरी पहचान होती है। कैसे उनकी दोहरी पहचान होती है? एक उनकी अपने प्रांत की पहचान है, दूसरी उनकी अपने राष्ट्र की पहचान है। धन्यवाद।